बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। और पाकिस्तान सुपर लीग की अगर हम बात कर लें तो अब बहुत अनकरीब है, क्योंकि सुपर लीग का आगाज़ होने वाला है और बाकायदा उसके लिए अब ड्राफ्टिंग की अमल भी शुरू हो गया है। और 11 जनवरी को बाकायदा हम देखेंगे कि गवादर में इसकी ड्राफ्टिंग होगी और उसके साथ साथ 13 जनवरी को जो बाकायदा हम देखेंगे कि कराची में लाहौर में तकरीब मुनक्किद की जाएगी फाइनल ड्राफ्टिंग की, जहां पर प्लेयर्स के हवाले से सारी चीज़ें होंगी। और साथ साथ क्योंकि अब पाकिस्तान सुपर लीग के साथ साथ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का भी इनेकाद पाकिस्तान में होना है और उसके लिए जो हतमी 18 रुकनी स्क्वाड होता है उसका ऐलान भी होना है तमाम टीमों का, और वो भी अब बाकायदा उसकी भी लिस्ट आ गई है। और उसके लिए भी फ़ाइनल अगर हम देखें तो उसकी भी जो तारीख़ है वो 11 जनवरी रखी गई है, लेकिन लास्ट अगर उस पर जो रखी गई है वो रात 12 बजे 13 जनवरी को रखी गई है। तो उससे कबल तमाम ही जो टीमें हैं वो 11 जनवरी से पहले अपनी टीमों के नाम भेज देंगे और उसके बाद जब 13 फरवरी होगी तो उस दौरान रात 12 बजे के बाद कोई भी जो है टीम में तब्दीली नहीं कर सके। इस सारी सूरत हाल पर बात रहेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज़ अख्ताम पजीर हुई। 2 टेस्ट मैचेस में क्लीन स्वीप करने में जनूबी अफ्रीका की टीम कामयाब हुई। लास्ट टेस्ट मैच में 10 विकेटों से पाकिस्तान को शिकस्त हुई। और इस मैच में अगर हम देखें तो हम बारहा अपने प्रोग्राम में ये कहते रहे कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर का होना बहुत ज़रूरी था इस टीम के अंदर। दूसरी तरफ देखें तो महाराज खेल रहे थे और हमने कई बार अपने शो के अंदर भी यही जिक्र किया कि आपकी मुखालिफ टीम अगर एक स्पिनर्स के साथ जा रही है तो आप क्यों नहीं जा रहे। आपके पास वो फास्ट बॉलर्स नहीं है जो 2 दफ़ा आउट कर सके हैं। इससे कबल क्योंकि विकेट बड़ी तेज़ थी जहां पर बास ने भी थोड़ी सी अपनी बॉलिंग दिखाई और उस टेस्ट मैच में पाकिस्तान गो के फतह नहीं हासिल कर सका, लेकिन फतह के करीब ज़रूर जा सका था। लेकिन फिर दूसरा टेस्ट हुआ, उसमें जनूबी अफ्रीकन बैटर खुलकर खेले, 615 रन स्कोर किए। फिर पाकिस्तान टीम 194 पे आउट हुई, फॉलो ऑन का शिकार हुई। दूसरी इनिंग में निस्बतन पाकिस्तान के बैटर्स ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन वही कुछ हुआ कि हम एक मुकम्मल तौर पर हम कह रहे थे कल भी बैठकर अपने शो पे कि 150-200 रन का अगर टारगेट होता तो शायद इस मैच में कुछ जान आती, लेकिन विकेट सीधी थी। विकेट पर कोई जो हम देखते हैं बॉलर्स के लिए इतनी मदद नहीं थी, कुछ स्पिनर्स को हेल्प कर रही थी विकेट, और इसका फायदा महाराज ने उठाया और 3 विकेटें लेने में कामयाब हुए। कमर जरूर तोड़ी पाकिस्तान की बैटिंग लाइन की, और जिसके बाद हम समझते हैं कि कोई बड़ा टारगेट नहीं दिया पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका इस टेस्ट मैच में जीतने के लिए। 57 पे आउट हो गई, 58 का टारगेट दिया उन्हें इस मैच को जीतने के लिए और बासानी 10 विकेटों से फतह हासिल करने में जनूबी अफ्रीका टीम कामयाब हुई। इन सारी सूरत हाल पर भी बात रही और आज करेंगे हम जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के टेस्ट मैच से। जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ यहाँ हमेशा की तरह मौजूद है। जब सब है एक और शिकस्त और क्लीन स्वीप होने में कामयाब कर दिया है यहाँ पर जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को। और आप क्या समझते हैं कि जो हम बारहा अपने इस प्रोग्राम में जिक्र कर रहे थे कि एक स्पिनर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इस टीम के अंदर, आपने मुसलसल आमिर जमाल को मौका दिए जा रहे हैं, लेकिन परफॉर्म टेस्ट मैचेस में वैसी निकल कर नहीं आ रही आमिर जमाल की। क्या ये बेहतर रहता, क्योंकि कल भी हम यही कह रहे थे कि अगर नुमान अली खेल जाते तो कुछ बेहतरी हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जी महबूब, बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से अभी आपने इंट्रो में कहा कि हम जो है एक जेन्युइन स्पिनर्स के साथ नहीं गए, हालांकि नुमान जो है हमारे डगआउट में बैठा हुआ था और लास्ट आपको पता है इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ थी उसका हीरो था, लेकिन ये है कि टीम मैनेजमेंट वहाँ बैठकर, और आपको पता है ये दूसरा टेस्ट जहाँ हो रहा था उसकी विकेट आप अगर कंपेयर करें तो इक्वल टू जो पिंडी की पिच है वही सेम पिच थी जहां आपने ये दूसरा टेस्ट मैच जो है हार गए हैं और बिल्कुल बुरे तरीके से हार गए हैं। ये तो अच्छा इनिंग्स की शिकस्त से आप बच गए। आपने जो इतनी एफर्ट की, आपके जो पार्टनरशिप, ओपनिंग पार्टनरशिप जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड पार्टनरशिप थी 205 रन की, आप जो है वो करने के बाद भी आपके मिडिल आर्डर ने मायूस किया, आपके लोअर आर्डर ने मायूस किया। देखें हम और आप यहाँ बैठ के बात कर रहे थे कि अगर हम 160-70 की भी लीड ले लेते हैं तो हम इस मैच में वापस आ सकते हैं, लेकिन ये कि पाकिस्तानी बैट्समैन जो नीचे के बैट्समैन थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं किया। और मोइन भाई बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब आपने 478 रन कर लिए और सिर्फ 58 रन का टारगेट जो आपने साउथ
अफ्रीका की टीम को दिया। और मैं ये देख रहा था, मैं प्लेयर्स की और कप्तान की बॉडी लैंग्वेज देख रहा था कि हम बिन लड़े जो है हार गए। आपने कोशिश ही नहीं की कि आपने जो 58 रन बना लिए हैं, टारगेट जो दिया साउथ अफ्रीका को, आप 1 से 2 प्लेयर तो साउथ अफ्रीका के आउट करते। अब कप्तान और मैनेजमेंट, आप ये देखें कि पहला ओवर आपने अब्बास से कराया, उसके बाद सलमान अली आगा को करवा दिया है, आपने कामरान गुलाम को करा दिया, सऊद शकील को। 7 ओवर्स में जो है उन्होंने बगैर किसी नुकसान के जो है आप अपना जो है टारगेट अचीव कर दिया। तो ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि देखें, बगैर लड़े आपने जो है फतह साउथ अफ्रीका को दे दी। वो हमें नजर आ रहा है कि ठीक है, टारगेट इतना बड़ा नहीं है, लेकिन भाई इससे पहले भी कप्तान गुजरे हैं जो 20-20, 30-30 रन पे जो है टीमें लड़ाते थे और जड़ लेते थे, 1 से 2 प्लेयर आउट करते थे। लेकिन शान मसूद, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शान मसूद ने कोई भी ऐसी चीज़ जो है ना ग्राउंड में नजर आई, ना कोई उनके बॉलर्स चेंज करने में नजर आई कि भाई इस बॉलर्स को दें, उस बॉलर्स को दें। लेकिन यह है कि पाकिस्तान ने कम अज़ कम यह है इस टेस्ट में जो इनिंग्स की डिफीट हो रही थी उससे बच गया और 10 विकेटों से जो है साउथ अफ्रीका जीत गया। एक और हार जो है वो पाकिस्तान टीम के मुकद्दर में जो है साउथ अफ्रीका में आ गई और शान मसूद का एक टेस्ट जो है रिकॉर्ड और बढ़ गया। बस ये हुआ। चले, शान मसूद का एक और टेस्ट रिकॉर्ड में एक और जो है शिकस्त लिखा गई है। और शान मसूद अच्छी कप्तानी कर रहे थे इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन अगर वहां देखें तो साजिद और नुमान का साथ था और दोनों उस कॉन्फिडेंस के साथ बॉल कर रहे थे कि शान को अपनी कप्तानी शिप में सिर्फ फील्डर्स को रद्द-बदल करने का अख्तियार था, बाकी तो आउट सारे नुमान साजिद मिलकर कर रहे थे। और लेकिन ओवरऑल शान ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है, 145 रन किए कल के मैच में और अच्छी बैटिंग अब वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ वापसी उनकी होती जा रही है बैटिंग में, बड़ी उन पे जो है तनकीद हो रही थी कि वो रन नहीं कर रहे। तो क्या कहेंगे शान की बैटिंग के हवाले से? मोइन भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है कि शान ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। 145 रन की इनिंग्स उन्होंने खेली है दूसरी बारी में। लेकिन मोइन भाई, इसका ये जो 145 रन है ना, इसका आपको 100 रन जो उन्होंने सेंचुरी की है, इसका क्रेडिट आपको बाबर आजम को भी देना होगा। जिस तरीके से बाबर आजम के साथ उन्होंने ओपन पार्टनरशिप में 205 रन का एक आलमी रिकॉर्ड बना दिया और बाबर के होते हुए ही 100 रन जो है उन्होंने कंप्लीट कर लिए थे। देखें, बाबर का आउट होना और फिर दूसरे दिन जो है 102 रन नॉट आउट पे जब उन्होंने अपनी इनिंग शुरू की है तो 145 रन पे वो आउट हो गए और यानी कि वो लंच के बाद भी खेलें तकरीबन आधा पौना घंटा। लेकिन आप देख लें कि बाबर के जाने से जो शान की जो कारकर्दगी थी, जो उनको कॉन्फिडेंस दिया हुआ था बाबर आजम ने, वो दूसरे बैट्समैन नहीं दे सके और शान जो है 145 रन की इनिंग्स खेलकर आउट हो गया। अभी आप बात कर रहे हैं कि बहुत अच्छी, देखिए इनिंग्स अगर आप 3-4 टेस्ट के बाद, 3-4 इनिंग्स के बाद एक अच्छी इनिंग्स तराश देते हैं तो आप इसे अपना जीना ना बनाएं, इसको एक पैमाना ना बना लें कि आगे जो आने वाले टेस्ट हैं उसमें भी आप कंटिन्यू करें। असल मसला है कि टेस्ट फॉर्मेट में आपको तसलसल से परफॉर्म करना होता है। अगर शान मसूद नेक्स्ट जो भी वेस्ट इंडीज़ के हमारा टेस्ट सीरीज़ होने जा रही, वहाँ आकर तसलसल से रन्स करते हैं तो मकसद शान की क्लास जो है वो शो होगी। अगर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ शान मसूद का बैट रन नहीं करता तो बात वहीं पे आकर ख़त्म हो जाती कि आप 6-7-5 इनिंग्स के बाद जो है एक अगर 100 कर लेते हैं, 80-90 कर लेते हैं तो वो नाकाफ़ी है, क्योंकि आप एक तजर्बाकार प्लेयर हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। आपको फ्रंट से लीड करना होगा। जब तक आप फ्रंट से लीड नहीं करेंगे तो और कारकर्दगी में तसलसल नहीं लाएंगे तो मैं नहीं समझता कि शान जो है कंटिन्यू रन्स करता हुआ नजर आएगा। बड़ी अच्छी बात की शान पे, मैच पे मजीद और डिस्कशन करेंगे, लेकिन 13 जनवरी के जो हजूरी बाग लाहौर में जो एक किले के अंदर जो तकरीब मुनक्किद होनी है खिलाड़ियों के हवाले से पाकिस्तान सुपर लीग 10 की, उस पर ज़रा बात कर लूँ मैं। जावेद साहब क्या कहेंगे, एक मेला सा सजने जा रहा है, अब खिलाड़ियों की आमदरफ्त भी अब देखेंगे कि अगले माह से शुरू हो जाएगी, तो आप समझते हैं कि अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए? एक और जो क्रिकेट के लिए अगर हम कहा जाए कि यहीं से पाकिस्तान को T20 के अच्छे प्लेयर्स मुहैया होना शुरू हुए हैं पाकिस्तान सुपर लीग से, और ये अब जो पाकिस्तान सुपर लीग है अगर हम देखें तो IPL के बाद सबसे ज़्यादा मशहूर लीग हो गई है। तो एक अच्छी चीज़ है कि जो दुनिया भर में अब क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान अब आकर इस मैचेस को खेलना चाहते हैं, तो एक अच्छा साइन आप समझ रहे हैं यहाँ पर?
जी मोइन भाई, जिस तरीके से हमने पीएसएल स्टार्ट की थी और माशाल्लाह जो है अब पीएसएल 10 होने जा रही है पाकिस्तान में। और आपने सही कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड जो है, जैसे आईपीएल जो हमारे पड़ोसियों का है, और उसके बाद अगर वर्ल्ड में देखें तो पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो पूरी दुनिया में देखी जाती है। और ना सिर्फ देखी जाती, इतने इंटरेस्ट और दूसरे प्लेयर, दूसरी कंट्री के जो प्लेयर होते हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं पीएसएल में। और इंशाल्लाह जैसे अब 13 जनवरी को हजूरी बाग लाहौर में जो ड्राफ्टिंग की तकरीब होने जा रही है, तो नज़र यही आ रहा है कि, और फिर जैसे आपने कहा कि अभी आने वाले दिनों में जो है कुछ प्लेयर जो हैं वो भी आना शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान में। मकसद आपको पता है कि इंटरनेशनल प्लेयर का जो है एक मेला सा सजने जा रहा है, और जिस तरीके से पीएसएल का इंतज़ार किया जा रहा है अब वो उंगलियों पे गिने जा रहे हैं। और माशाल्लाह ड्राफ्टिंग होगी, पूरी दुनिया के प्लेयर पाकिस्तान आएंगे, और जिस तरीके से हमारा ये ब्रांड है पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन कर रहा है। और इंशाल्लाह मोइन भाई देखिएगा कि ये पीएसएल 10 जो है, जिस तरीके से जब से पीएसएल शुरू हुई हमें अच्छे से अच्छे प्लेयर जो है मुयस्सर आ रहे हैं, और इंशाल्लाह पीएसएल 10 जो होने जा रही, उम्मीद है कि पाकिस्तान को इस पीएसएल से भी बहुत अच्छे प्लेयर जो है मुयस्सर आएंगे। अच्छा, पीएसएल में तो अच्छे प्लेयर मुयस्सर आएंगे जावेद साहब, लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊं कि क्योंकि 2 बड़े इवेंट अब पाकिस्तान में होने, और भारत पे क्या रिएक्शन जाएगा ये बताएं। मोहन भाई देखें, भारत वो कहते हैं ना, फकीर अपनी गुदड़ी में खुश, अब वो ये भी नहीं कर सकता, खुश भी नहीं रह सकता, क्योंकि देखिए पाकिस्तान है जिस तरीके से, अब आपको पता है ये जो चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है पाकिस्तान में, एक क्रिकेट का समझ ही आलमी मेला है। 8 टीमें जो है दुनिया की बेहतरीन साइड जो है वो एक्शन में नजर आएंगी, और इंडिया ने एक अपना बनाया हुआ है कि ये नहीं हाइब्रिड मॉडल, आपने अपने मैचेस दुबई में खेलें। पूरी दुनिया की टीमें जो है पाकिस्तान में अपनी मेहमान नवाजी का, पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का मजा उठाएंगे। इंडिया की टीम जो है वो एक उन्होंने अपने गिर्द तौक लगाया हुआ है कि भाई नहीं, हमने जो है पाकिस्तान खेलने नहीं जाना। मकसद उन्होंने क्रिकेट को जो है कोई इज्जत नहीं देनी, ये जो लेजेंड जेंटलमैन गेम था उसके बारे में उनके ये ख्याल है, उनकी बस एक ही सोच है, वो हिंदुत्वा सोच है, एक छोटी सी सोच है, उसी के इर्द गिर्द उन्होंने अपना खौल चढ़ाया हुआ है। और जिस तरीके से इंडियन प्लेयर्स ने, जो इंटरनेशनल प्लेयर जिन्हें लेजेंड कहा जाता है, जिन्हें पूरी दुनिया में देखा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में जो उनके आपने देखी कि जो उनकी हरकत थी और जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज बोल रही थी, और प्लेयर्स के साथ गाली गलोच धक्के, ये सारी चीजें, और फिर इंडिया का ड्रेसिंग रूम का माहौल आप ये देखें, इंडिया एक अपने हॉल में बंद है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है इंडिया अपने वो हॉल में बिल्कुल बंद है। खुलकर खेल रहा है। लेकिन साथ साथ क्योंकि आप भी कह रहे हैं और हम खुद कहते हैं कि हम जो है हमसे बड़ा कोई मेहमान नवाज मुल्क नहीं है, और इसकी मिसाल शायद पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने वाले क्रिकेटर्स देते नज़र आ रहे हैं। और क्या मेहमान नवाजी हम करते हैं, क्या उनको अपने सकाफत के रंग देते हैं कि वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान कभी आने का सोचते नहीं थे, पाकिस्तान में रहना भी पसंद करते हैं, पाकिस्तानी खाना भी खाना पसंद करते हैं और बड़े शौक से खाते हैं। और इसका मुजाहरा हमने देखा कि पिछले चंद 9 जो पीएसएल हुई उसमें गैर मुल्की जितने क्रिकेटर्स आए उसमें 1-2 तो क्रिकेटर्स ऐसे निकल गए जो शायद पाकिस्तानी में बसना चाहते हैं। और इस पर मैं ज़रूर जावेद साहब से बात करूँगा। डैरन समी के हवाले से मैं आपसे बात करूँ, एक ऐसा क्रिकेटर जिसने बिल्कुल नया रंग दे दिया पाकिस्तान में आकर, और ऐसा नहीं लगता था कि डैरन समी जो है पाकिस्तानी नहीं है, ऐसा लगता था कि वो गैर मुल्की प्लेयर्स होने के साथ साथ पाकिस्तानियों में ऐसे घुल मिल गए हैं क्रिकेटर्स के आगे कि शायद उनको गैर मुल्की प्लेयर्स कहना भी गलत लग रहा था। जी मोइन भाई देखें, अगर पाकिस्तान क्रिकेट आपको पता है कि जब हम सिर्फ जो है अपने मुल्क में नहीं खेल पा रहे थे, हम सिर्फ दयार गैर में जाके टेस्ट सीरीज़ खेल रहे थे, पाकिस्तान में टीमें नहीं आ रही थी। और फिर जब पाकिस्तान में पीएसएल शुरू हुई और पाकिस्तान में टीमें आना शुरू हुई, अगर हम जो है डैरन समी के नाम ना लें तो मैं समझूंगा कि डैरन समी के साथ ज़्यादती होगी, क्योंकि उनकी ज़ाती काविशें, उनकी बहुत सारी कोशिशें हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो है एक अरूज देना, और फिर जिस तरीके दुनिया भर की जो टीमें थी उनको पाकिस्तान लाने में डैरन समी का भी बहुत बड़ा किरदार है। और डैरन समी को आपको पता है कि वो वाहिद वेस्ट इंडियन प्लेयर है जिसने पाकिस्तान ने जिन्हें जो है शहरियत भी दे रखी है। और फिर जब वो पेशावर जुल्मी के साथ मुंसलिक थे
उन्होंने जहां भी वो गए हैं, पाकिस्तान से बाहर जहां भी गए, उन्होंने पाकिस्तान के नाम को रोशन किया, पाकिस्तान क्रिकेट को जो है उन्होंने फायदा पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की। इवन के जावेद अफरीदी के साथ मिलकर उन्होंने उस टाइम पे पेशावर के शहर में जाके मुख्तलिफ होटल्स पे विजिट किया और मुख्तलिफ जगहों पे पेशावर में जहां कहते हैं कि जैसे इंडियन अगर आप ले लें तो वो तो नाम नहीं सुनते, लेकिन ये कि डैरन समी वाहिद वो वेस्ट इंडियन प्लेयर था जो हमारे प्लेस के साथ पेशावर के मुख्तलिफ होटलों पे, मुख्तलिफ ढाबों पे, चाय खानों पे आपको नजर आ रहा था। ये डैरन समी की मोहब्बत है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, और पाकिस्तान की क्रिकेट आज इस मकाम पे दुनिया जहां की टीम है जो एक पीसफुल मुल्क में क्रिकेट खेल रही है, इसमें डैरन समी का बहुत बड़ा हाथ है। और जिस तरीके से डैरन समी पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान की अवाम भी डैरन समी को आंखों पे उठाए हुए है, उतनी रिस्पेक्ट देती है जितनी कि किसी आम पाकिस्तानी की। तो डैरन समी को जो है मुबारकबाद देंगे हम PSL 10 में जब वो पाकिस्तान आएंगे, और इंशाल्लाह PSL 10 जो हमारा ब्रांड जो सबसे ज्यादा कामयाब चले, हमारा ब्रांड सबसे कामयाब ब्रांड है। और इस वक्त अगर देखें तो सुपर लीग है इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी मैं कह सकता हूं कि लीग है जहां पर क्रिकेटर्स आना पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं, और यकीनन जब वो खेलते हैं तो परफॉर्मेंस भी उनकी नज़र आ रही होती है। साथ साथ दो प्लेयर्स के हवाले से ज़रूर मैं बात करूंगा आपका जावेद साहब। कराची किंग ने रिलीज़ किया है शोएब मलिक को, जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सरफराज अहमद जो 9 साल से जो है यहाँ पर कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ थे, अब उन्हें भी रिलीज़ कर दिया गया है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि जब भी अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोयटा ग्लैडिएटर से सरफराज के मुतालिक सवाल होता था तो वो यही कहते थे, हालांकि परफॉर्मेंस इन आउट रह रही थी सरफराज की, उसके बावजूद पिछले नवे सीज़न में हमने देखा कि वहाँ अच्छी कारकर्दगी सरफराज की नहीं रही, फिर आउट कप्तानी से बाहर हुए, सारी चीज़ें का सिलसिला रहा, लेकिन अब उन्हें रिलीज़ कर दिया गया। 9 साल तक वो रेगुलर खेलते रहे। तो आप समझते हैं कि इस वक्त शायद कोयटा भी उनका साथ नहीं दे रही है? जी मोइन भाई, देखिए आपको पता है हमारे यहाँ हमेशा से जो है चढ़ते सूरज की पूजा की जाती है, और देखें जब तक प्लेयर परफॉर्म कर रहा है तो वो टीम का हिस्सा है, फ्रेंचाइज का हिस्सा है। जबकि सरफराज अहमद के बारे में बड़े बुलंदोबाग दावे किए गए थे कि सरफराज अहमद जो है जब तक चाहेंगे वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान रहेंगे, और उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें कप्तान ना भी रहे तो मेंटोर या किसी ना किसी हैसियत में जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर की टीम के साथ मुंसलिक रहेंगे। लेकिन इस दफ़ा PSL 10 में तो हद ही होगी, उन्होंने उठा के बिल्कुल सरफराज अहमद को रिलीज़ कर दिया। ये सरफराज अहमद का था थोड़ी सी मोइन भाई ज़्यादती हम कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से, लेकिन मैं आपकी बात से मुत्तफक नहीं हूं कि आप कह रहे हैं कि ज़्यादती होगी। मुझे ऐसा लगता है कि सरफराज अब खुद भी खेलना नहीं चाहते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि वह कायद-ए-आज़म ट्रॉफी पे भी मैंने देखा, उससे कबल भी हमने जो इवेंट पाकिस्तान के हो रहे थे वहाँ भी वो खेलना पसंद नहीं कर रहे थे। जब से उन्हें मिनटोर बनाया गया, ऐसा लगता है क्रिकेट से वो मिनटोर की हैसियत तक काम करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ तो कम से कम अगर मिनटोर की हैसियत से भी काम करना था, कोयटा ग्लैडिएटर्स को उनको अपने साथ रखना था। मोइन भाई मैं यही कह रहा, मैं एज ए प्लेयर नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे नदीम उमर हो गए, आजम खान साहब हो गए, हमेशा से सरफराज अहमद के बारे में जो उनके ख्यालात होते थे वो यही कहते थे कि देखें हर प्लेयर का एक टाइम होता है क्रिकेट खेलने का, अगर वो ना भी खेल रहे होंगे ना। आप समझते हैं सरफराज का कैरियर खत्म हो गया, उनकी जो है गेम खत्म हो गया? सर अगर कोयटा ग्लैडिएटर जो उन्हें रिलीज कर रहा है तो इसका मतलब है सरफराज अहमद का कैरियर फुल स्टॉप बिल्कुल खत्म हो गया। क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान टीम अगर सिलेक्ट नहीं करती, या मसूद कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान के अंदर दूसरा है, या अगर रजवान हमारे पास सबसे पहली चॉइस है तो दूसरी चॉइस हमारे पास सरफराज है। सर शान मसूद के कहने से कुछ नहीं हो रहा। जिस तरीके से देखें शान मसूद एक अलग मैटर है, कोयटा ग्लैडिएटर जो है मकसद वो जो है बाई बर्थ कोयटा ग्लैडिएटर जो है सरफराज अहमद की टीम थी, सरफराज के नाम से पहचानी जाती थी। और जिस तरीके से नदीम उमर और आजम खान ने एतमाद दिया था सरफराज अहमद को, तो सरफराज अहमद को किसी ना किसी शक्ल में एज ए प्लेयर नहीं एज ए मेंटोर रख लें, कोच रख लें, आप जो भी उन्हें ओहदा दे के डग आउट में कम से कम कोयटा के डग आउट में सरफराज को नजर आना चाहिए था। मैं ये कह रहा हूं कि सरफराज के साथ इस हैसियत में कोयटा ग्लैडिएटर ने ज्यादती की है, क्योंकि किसी ना किसी तौर पे आपको डग आउट में सरफराज नजर आना चाहिए था। कोयटा ग्लैडिएटर प्लस सरफराज नवाज हमेशा से भी जो
जी सरफराज अहमद हमेशा से जो ये लाजम मलजूम रहे, तो अवाम और उनके फैन जो है वो यही चाहते थे कि सरफराज अहमद जो है डग आउट में बैठे हुए नजर आए, लेकिन अब बिल्कुल रिलीज कर दिया। तो ये मामला जो है जब से सरफराज अहमद मेंटोर बने हैं हमारे पीसीबी में, उसके बाद चलो एक और मेंटोर की बात कर लेते हैं, शोएब मलिक की। कराची किंग्स ने उन्हें रिलीज कर दिया, शोएब मलिक खुद अपनी अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर क्योंकि कराची किंग्स की कारकर्दगी वो खास नहीं रही है, शोएब मलिक एक ऐसे प्लेयर ऑलराउंडर हैं जो अपनी टीम को जिताना जानते हैं, और यहाँ पर भी हमने देखा कराची किंग्स की तरफ से भी अच्छी इनिंग खेलने में कामयाब रहे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यहाँ से भी उनकी राहें जुदा हो गई हैं, और कराची किंग्स से अगर वो नहीं खेलेंगे शोएब मलिक, तो आप क्या समझते हैं कहाँ की टीम को वो ज्वाइन करेंगे जहाँ से उनकी टीम फतह हासिल कर सके? मोइन भाई देखें, ये शोएब मलिक की जो आप बात कर रहे हैं वो भी एक मेंटोर है, और आपको पता है वो जो है घाटे का सौदा नहीं करते। अगर उन्हें कहीं से ऑफर आई होगी तो ही उन्होंने कराची किंग्स को जो है छोड़ा है। वहाँ वो अपना बिल्कुल रोड में बनाकर चलते हैं, और उनमें जो फिटनेस है उनकी, और उनमें जो अभी क्रिकेट बाकी है, अभी आपने हालिया कप में देख लिया कि जिस एक जानिब आप कह रहे हैं कि सरफराज की क्रिकेट खत्म हो गई, दूसरी जानिब आप कह रहे हैं कि शोएब मलिक अभी भी मुकम्मल फिट है, क्रिकेट खेल सकते हैं। जिसकी जिंदा मिसाल शोएब मलिक ने अभी हालिया जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें खेल कर दे दी। सरफराज अहमद को भी एज ए प्लेयर कहा गया था कि आप खेल सकते हैं, लेकिन शोएब मलिक जिस तरीके की उसकी फिटनेस है और जिस तरीके से वो रन्स भी कर रहे हैं, बॉल भी कर रहे हैं, तो आप देखिएगा शोएब मलिक जो किसी ना किसी फ्रेंचाइज में आपको फिट होते हुए नजर आ जाएंगे। इसलिए उन्होंने कराची किंग्स को रिलीज छुट्टी ले ली, छोड़ दिया कराची किंग्स को, क्योंकि उन्हें पता है कराची किंग्स की जो साहब परफॉर्मेंस थी वो कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं थी। आपने बड़े बड़े नाम चेंज कर लिए। देखिए ये फ्रेंचाइज, ये जो T20 क्रिकेट है, ये नामों से नहीं जीती जाती। आपको यहाँ जो है आपने देखना है कि कौन सा प्लेयर डिजर्व करता है कराची किंग्स से खेलने के लिए। भाई आपने ये चीजें तो देखी नहीं, आपने सिर्फ बड़े बड़े नाम गिन के टीम बना दी, और टीम में आपको पता है कि कोई परफॉर्मेंस चले एक और नुकसान भी एक और टीम को होगा, और सबसे ज्यादा पैसे में खरीदे जाने वाला प्लेयर अनफिट हो गया, उसके हवाले से जरूर बात करूंगा। साइम अय्यूब के हवाले से क्या कहेंगे आप? मोइन भाई साइम अय्यूब के हवाले से तो सबसे पहले हमारी दुआ है कि वो जल्द अज जल्द फिट होकर क्रिकेट के मैदानों में दोबारा नजर आए। और जिस तरीके से आपने रिजवी साहब ने, जो मोहसिन रिजवी साहब ने साइम के बारे में, मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरीके से अपने ख्यालात का इजहार किया है साइम के बारे में, तो वो बहुत ही अच्छे लगे। और जिस तरीके से उन्हें पता है कि ये स्टार है हमारा, और आपको पता है कि पाकिस्तान में प्लेयर्स का जो इलाज होता है मेडिकल बोर्ड बैठता है। इससे पहले हम एहसानुल्लाह की सूरत में देख चुके हैं कि आप उनको डायग्नोज क्या कर रहे हैं और इलाज उसका क्या हो रहा था। ये तो मुल्तान सुल्तान के यहाँ तो मामला थोड़ा सा चेंज है ना, साइम को लंदन भेज दिया गया है, वहां तो वो मुकम्मल इलाज होगा। अजहर महमूद उनके साथ गए हैं, तो यकीनन उन पर पूरी तवज्जो के साथ इलाज होगा वहां सर। इसी वजह से ये जो खदशात थे हमारे, जो एहसानुल्लाह के साथ हुए, हमारे ये खदशात थे कि भाई ये जो डायग्नोज कुछ और होता है, इलाज कुछ और होता है। तो ये मोहसिन नकवी साहब ने बहुत ही अच्छा इकदाम किया है कि आपने जो है साइम को डायरेक्ट साउथ अफ्रीका से जो है बरतानिया भेज दिया और अजहर महमूद को साथ भेजा है। तो इससे मैं ये देख रहा हूं कि वहां जो है चैंपियन ट्रॉफी से पहले पहले साइम इंशाल्लाह जिस तरीके से उन्हें ठीक है, वो जो उनको इंजरी हुई है वो आपको तक ग्रोथ कर रहा है बच्चा, और इंशाल्लाह चैंपियन ट्रॉफी से पहले पहले वो फिट होकर हमारे मैदानों में मौजूद होगा, और हो सकता है कि आपको PSL से पहले भी नजर आए। बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो शायद गुमनाम हो गए, और एहसानुल्लाह का भी आपने नाम लिया, एक ऐसा उभरता हुआ सितारा हमारे पास फास्ट बॉलर निकल कर आया था जो हम कह सकते थे कि मोहम्मद आसिफ के बाद कोई हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वही बात है कि तवज्जो उस पर भी नहीं दी गई, और इंजरी के बाद वो सेहतयाब ही नहीं हो पा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि शायद वो भी गुमनाम हो गए। और ऐसा अब महसूस होने लगा है कि फ्यूचर में अली रज़ा जिस किस्म की परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में उम्दा कारकर्दगी दिखाई है। नियाज खान बड़ा अच्छा बेस्ट ऑफ प्लेयर रहा है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का, सबसे ज़्यादा विकटें भी लेने में कामयाब रहा, फाइनल के अंदर उम्दा कारकर्दगी रही है, 9 विकटें फाइनल में हासिल की हैं उसने। तो आप समझते हैं हमारे पास तो एक खेप सा फास्ट बॉलर्स का आता दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस खेप से तेज़ी से फास्ट बॉलर हमारे पास आ रहे हैं उसी तेज़ी से इंजरी का शिकार भी हो रहे हैं। मोइन भाई आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। जिस तरीके से हमारी ये ज़मीन जो है फास्ट बॉलिंग के लिहाज से बहुत ज़रखेज़ है, लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि जिस तेज़ी से हमारे फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं, जैसे अली रज़ा का, अभी आपने नियाज का नाम लिया, बहुत यानी कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का टॉप विकेट कीपर तकरीबन
33 विकेटें उन्होंने ली है पूरे 38 विकेटें अली रजा की। अली रजा की 38 है, मैं न्याज की बात कर रहा हूँ। न्याज 37 है। हाँ, उसकी 37 लेकिन फाइनल में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग। फाइनल में आपको पता किस तरीके की उसने बॉलिंग कराई, जो स्पेल दोनों ने कराया, अली रजा ने भी, न्याज ने भी। लेकिन ये अभी आपकी बात है कि जिस तरीके से हमारे बॉलर्स बिल्कुल परफॉर्मेंस देते हुए ऊपर आते हैं, फिर एक दो मैचेस के बाद जो गुमनामी की जिंदगी में चले जाते हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है। भाई जब आपके पास ऐसे बॉलर्स आ रहे हैं और आपको नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों के ये स्टार्स बॉलर हैं, आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे उनकी एंट्री कराएं, वहां उनको रजिस्टर करें। भाई वहां जो आपके कोचेस तनख्वाहें ले रहे हैं, आप इन पे मेहनत करें ना। आप देखें अब वो टाइम लग गया। मैं थोड़ी सी मिसाल आपसे जरूर दूंगा। जमान खान कहाँ गए जी, मूसा खान कहाँ गए, मोहम्मद हसनैन इन आउट का सिलसिला उनके साथ जारी है। तो हमारे पास तो खेप मौजूद है, लेकिन शायद या तो जगह नहीं बन पा रही है या फिर सीनियर छोड़ने को तैयार नहीं है। मोइन भाई असल मसला ये है, या तो आपकी बात ये जो सीनियर्स नहीं छोड़ रहे, और जिस तरीके से इन और आउट का इन बॉलर्स के साथ सिलसिला जारी है। और आप देखें अपने पीक टाइम पे, जैसे अभी आप देखें रज़ा को देख लें, न्याज को देख लें, और लास्ट जो हमारा वनडे कप हुआ था, हसनैन सबसे ज़्यादा कामयाब बॉलर था। लेकिन उसके बाद हसनैन को मेरे ख्याल आपने सिर्फ एक मैच दिया, एक वनडे मैच दिया है, आपने उसकी सलाहियतों से इस्तेफादा नहीं किया। अब जब इस तरह आप अपने सीनियर्स बॉलर्स के साथ करेंगे तो जाहिर है गो ना गो ऐसे वाकयात हो जाते हैं। और फिर प्लेयर देख बड़ा हसास प्लेयर होता है, और उनके साथ जब ये मामलात होते हैं, जो उनकी फॉर्म लगी होती है, जब आप उससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे, जब आउट ऑफ फॉर्म जो प्लेयर होगा, जैसे आमिर जमाल की जिंदा मिसाल है, आपने उसको दोनों टेस्ट करा दिया, आमिर जमाल ने क्या करके दे दिया, नसीम शाह ने क्या करके दे दिया। भाई असल मसला है जो आपके पास असल टैलेंट है, जिनके पास ये चीजें हैं कि आपको टीम 2 दफा भी आउट करके दे दें। जिंदा मिसाल साजिद अली, नुमान अली, पूरी टीम आपको आउट करके दे दी, आपने उनका पैर उड़ा के रख दिया। अब हसनैन सबसे कामयाब बॉलर, आपने सिर्फ उसको एक मैच दिया। भाई आपको दूसरा टेस्ट देना चाहिए था उसे। कि साजिद खान और नुमान अली 2 ऐसे बॉलर्स पाकिस्तान के पास मौजूद थे जो पूरी टीम को आउट करने की सलाहियत रखते थे, और हमने इसकी मिसाल भी सामने देख ली इंग्लैंड के खिलाफ, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की और तमाम ही विकेटें उन्होंने हासिल की। लेकिन साथ साथ हमें नौजवान खिलाड़ियों को भी ग्रूम करने की ज़रूरत है, और नौजवान क्रिकेटर जिन्होंने डोमेस्टिक सीजन में उम्दा परफॉर्मेंस दिया है, उनका भी हक है कि वो पाकिस्तान टीम की रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई दिया। और उनमें से कुछ प्लेयर्स को मौका भी मिला है। उनकी ताज़ा मिसाल ये है कि सुफियान मुकीम हमारे पास अच्छे बॉलर निकल कर आए हैं, कासिम अकरम एक अच्छा बॉलर निकल, फैसल अकरम एक हमारे पास अच्छा बॉलर निकल कर आ रहा है। मेहरान मुमताज़ है, अगर हम कहें तो इस वक्त टेस्ट मैच अगर उसे दे दिया जाए तो शायद वो भी आउट करने की भरपूर तौर पर सलाहियत रखता है। उसके अलावा बहुत से ऐसे बॉलर्स हैं जिन पर मैं मजीद और भी बात करूंगा। 2 प्लेयर्स के हवाले से और जरूर मेरी बात रहेगी जावेद साहब से, और खासकर मैं शाहनवाज धानी के हवाले से एक दफा फिर आऊंगा, जाहिद महमूद के हवाले से आऊंगा, और साथ साथ जिस तरह हमारे बॉलर्स के साथ होता हुआ रवैया दिखाई दे रहा है कि ऐसा लगता है कि शाहनवाज धानी गुमनामी का शिकार हो। वही थोड़ी देर पहले जो बात थी, फिर एक ऑलराउंडर हम लेकर आए अभी अनकरीब ही, अगर हमने जिम्बाब्वे के लिए उसे सिलेक्ट किया था, इंजरी हो गई थी, इंजरी रिकवर कर आप जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैचेस के लिए उसको आप भेज सकते थे। दानियाल के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, एक अच्छा उभरता हुआ सितारा था, पाकिस्तान सुपर लीग से डोमेस्टिक सीजन से उभर कर सामने आया था। आप समझते हैं कि हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए, हमें नज़रों में ज़रूर रखना चाहिए, या तो आप 40-50 का एक कैप बना ले ताकि आपको वर्ल्ड कप के लिए आसानी हो जाए। बिल्कुल मोइन भाई, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। जैसे शाहनवाज दानी है, दानियाल का आपने बताया है, जाहिद महमूद का बताया है। देखिए बॉलर्स अब पता है क्या है, जैसे हम कहते हैं ना कि हम जो है सिलेक्शन का हमारा मेयार क्या हो गया है कि PSL में 1-2 ओवर का अच्छा स्पेल करा दे या एक अच्छी, लेकिन सिलेक्शन कमेटी ने थोड़ा सा चेंज कर दिया है ना जावेद साहब। डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को इज्जत दे रहे हैं, अब तो वो टीम में उनको मौका मिल रहा है, परफॉर्मेंस देने का भी मौका मिल रहा है। मोइन भाई अगर डोमेस्टिक को ही आप इज्जत दे रहे होते तो हसनैन जो है जिस तरीके से चैंपियन कप में खेल कर आया था, शाहनवाज धानी जिस तरीके से, शाहनवाज तो अनफिट हो गया ना सर। अरे सर अनफिट आप कह रहे हैं, अनफिट हो गया, चले मान लिया अनफिट हो गया, लेकिन जो प्लेयर परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है आपको उसको कंटिन्यू देखें। अभी जितने आपने नाम लिए अब सिर्फ PSL का इंतजार कर रहे हैं, अब ना आप डोमेस्टिक से आएगा
ना ही कोई वनडे कप से आएगा। अब पीएसएल जब होगा इन प्लेयर्स, खासकर शाहनवाज दानी हो गया, जाहिद हो गया, हसनैन हो गया, अहमद दानियाल हो गया, और फिर जैसे शाहजेब हो गया, इन प्लेयर्स को जो है अब आपने पीएसएल में देखना है कि तो अच्छी बात वहां है ना कि हम T20 वर्ल्ड कप के लिए भी अच्छी तैयारी कर बिल्कुल लेंगे। भाई वहीं से आपने प्लेयर उठाने हैं ना। तो अब आपका जो है पीएसएल जो है ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है, ना कि डोमेस्टिक। वहां आएंगे, आप परफॉर्म करेंगे, आप जो है, जो हमारी इंतजामिया है, क्रिकेट बोर्ड है और कोचिज हैं, उनकी नजर में आएंगे, जो परफॉर्म देगा। आपको पता है पीएसएल 9 तक ऐसा ही हुआ है, जो प्लेयर जो है पीएसएल में परफॉर्म करता है वो कौमी टीम में लाजमी बड़ी अच्छी आया। बात की है इन्होंने कि पाकिस्तान सुपर लीग में जो परफॉर्मेंस देता है वो कौमी टीम का हिस्सा बनता है। इस पे सिलसिला जारी रहेगा हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर भी, क्योंकि अब पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज होने वाला है। इस वजह से हम इस पे बहुत सी बातें भी अपनी करते रहेंगे, खिलाड़ियों के हवाले से भी बातें करते रहेंगे। इसी के साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।